हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 11th का सेकंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यानी खोज कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, मैं आपको आज बताऊंगा, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम सन 1879 में विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई। इसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए जे थॉमसन ने इसके बारे में काफी स्टडी किया, बहुत डीप स्टडी किया। गहन अध्ययन के पश्चात उन्होंने इन जो क्रुक्स ने अपना परीक्षण किया था, मतलब उन्होंने एक क्रुक्स ट्यूब लिया था जिसमें उन्होंने कैथोड और एनोड लगाया और कैथोड की तरफ से जो हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की गई और लो मिनिमम प्रेशर लगभग 1 mm जब प्रेशर किया गया, फिर उसके बाद और भी कम किया गया था, तो वहां पर एक विशिष्ट रंग की जो रेस ट्यूब के अंदर निकली जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, और उस ट्यूब में एक फ्लोरेसेंस ZnS जिंक सल्फाइड का एक लेयर लगा हुआ था। तो वहां पर प्रतिदीप फ्लोरेसेंस उत्पन्न हुआ, प्रतिदीप उत्पन्न हुई, एक विशिष्ट प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। तो इन किरणों के अध्ययन के पश्चात ही जे थॉमसन ने इन्हें कैथोड रेस कहा था, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इसके बैक हिस्ट्री कि इस तरह से खोज का रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, व्हाट इज द रीजन के मतलब इसमें ऐसा खोज करना पड़ा कैसे, उसके हम बैक हिस्ट्री थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो उसको आप सबसे पहले ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रिक की खोज, विद्युत की खोज कैसे हुई। सबसे पहले प्राचीन काल में ही यूनानी जो दार्शनिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वहां पर पूर्व में ईसा के पूर्व से ही इसके बारे में काफी कुछ लोग जानते थे, बहुत नॉलेजफुल पर्सन थे वहां, और इसके बारे में ये लगातार रिसर्च करते चले गए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो मूल रिसर्च हुआ वो 1696 में कुछ यूनानी साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं, वैज्ञानिकों ने कुछ जैसे फिलालीन का कपड़ा है यानी अंबर और शमूर पर जो उन्होंने घर्षण किया, उन्होंने रफ किया, रगड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि अंबर का जो क्लॉथ था, कपड़ा था, वो या स्टिक थी, वो छोटे छोटे तिनकों को, हल्के तिनकों को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रही थी। बट ये मालूम नहीं था कि ये किसके कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचार तो नाम हुआ। मतलब उन्होंने देखा कि कुछ चीजें अट्रैक्टिव होती हैं, रगड़ से कुछ विशेष उसमें प्रॉपर्टीज, जो न्यू प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें आ जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से उनको ऑटोमेटिकली खिंचाव के कारण, अट्रैक्शन के कारण उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक तो बोल दिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ये अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं, आप सभी नाम भी सुने होंगे। तो यहाँ पर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1756 में सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि आप भी देखते होंगे जब बरसात में रेनी सीजन होता है, उस समय बादल में विद्युत कड़कती है,
कड़कती है, यानी बिजली कड़कती है। ये क्यों कड़कती है? उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, उस पर वो सोचने लगे कि भाई ऐसा क्यों होता है। कभी बिजली चमकती है, कभी तिरछी लाइन के रूप में, चिमटे के रूप में, कभी कभी यानी आग के फायर फ्लो, फायर माने आग के गोले की तरह भी कभी कभी, बहुत ही कम, लेकिन कभी भी दिखाई भी देती है। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने सर्च किया और ये पाया कि जब भी बिजली कड़कती है तो वहां पर घर्षण होता है, उसमें एक विशेष चार्ज उत्पन्न होता है और वहां पर जो वाटर की जो बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, उसमें बहुत बारीक माइनर जो बूंदें होती है, उसमें वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। कुल मिला के मतलब विद्युत का ये तो कंफर्म हो गया उन्होंने किया कि इसके लिए कोई ना कोई मीडियम निश्चित है, कंफर्म होना चाहिए और उससे ट्रांसफर होती है। इसी को आधार मानकर फिर धीरे से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, वोल्टा ने सबसे पहले सेल का निर्माण किया, यानी विद्युत सेल का निर्माण किया। और इसके बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने, जिन्हें इलेक्ट्रिक का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है विद्युत युग का, उन्होंने जनरेटर का निर्माण किया। सबसे पहले जनरेटर मतलब एसी करंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर उनके जनरेटर के निर्माण के पश्चात वैज्ञानिक इस सर्च पर लग गए कि वास्तव में अब बिजली जो विद्युत है, इलेक्ट्रिक है, के कौन कौन से पदार्थ चालक है, यानी कंडक्टर है, और कौन कौन से पदार्थ बैड कंडक्टर हैं, यानी कुचालक हैं। इसको देखने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग और निरीक्षण निष्कर्ष देना चालू किए। सबसे पहले वैज्ञानिक सॉलिड पे, यहाँ पर ठोस से शुरू हुआ कि ठोस, किन किन ठोसों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके लिए उस समय तक तो बहुत बड़ी टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सबसे पहले उन्होंने ये तो मालूम था, वहाँ पर हो चुका था कि इलेक्ट्रिक कुछ जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनमें से होकर के गुजरती है। चूंकि धातुएं सॉलिड थी, ठोस थी, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने एक चैम्बर बनाया जो कि केवल लकड़ी का चैम्बर था। आप यहाँ पर ध्यान दें, ये लकड़ी का खोखा है, एक डिब्बा टाइप का चैम्बर था। यहाँ पर एक ये वायर प्लस, एक माइनस, ये मान लीजिए बैटरी है, बैटरी लगा दी गई, और यहां पर एक की लगा दी गई, कुंजी जिसको आप बटन बोलते हैं। इसको दबाने से पूरा सर्किट फुल हो जाता है। यहां पर एक कुछ समय तक एक बल्ब या कोई भी ऐसी मशीन लगा दी गई जिससे डिफ्लेक्शन आमीटर या एम्पियर धारा नापने के लिए कुछ भी लगा दिया गया, जिससे ये मालूम हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है। ये सूचक है, इंडिकेटर है। मान लीजिए कि ये इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर लगा दिया गया। अब इसमें यहाँ पर ये गैप था, जब भी इसको फुल करंट, अब यहाँ पर ठोस पदार्थ कनेक्ट किए गए, यहां से यहां तक कनेक्ट किए गए, पहले सॉलिड को किया गया, जिनमें से ये इंडिकेटर सूचना दे रहा था कि यहां पर जैसे ये यदि सुचालक पदार्थ था तो यहां पर ये इंडिकेट हो जाता था। यदि यहां पर कोई, जैसे मान लीजिए कि सूखी लकड़ी लगाई गई, बटन दबाई गई, वहां पर कोई भी इंडिकेट नहीं हुआ, मतलब वो कुचालक की श्रेणी में। कुचालक और सुचालक
कंडक्टर और नॉन कंडक्टर केवल वहां पर खोजे जा रहे थे। अभी ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कोई भी मतलब थीम ही नहीं थी, उसकी सोच ही नहीं उत्पन्न हुई थी। वहां पर केवल जो विद्युत की खोज हुई उसके बारे में केवल ये रिसर्च चल रहा था कि वो किन किन में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है केवल। तो पहले सॉलिड में इसी तरह से पत्थर का टुकड़ा लगाया गया, कोयला लगाया गया, गीली लकड़ी लगाई गई, इस तरह से बहुत सारे जितने भी धातुएं थी कि ये कौन से सुचालक, कौन सी कुचालक, मतलब कौन सा कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, इस तरह से ये रिसर्च चला पहले सॉलिड में, नंबर 1 में सॉलिड ठोसों में, फिर सेकंड नंबर में आया लिक्विड में, दूसरे नंबर में लिक्विड में। तो लिक्विड के लिए भी ये चैम्बर सही था, चैम्बर में उसी तरह से लिक्विड भरे गए, वाटर है, ऑयल है, या जितना भी लिक्विड जो भी प्राप्त हुआ उस लिक्विड को भी यहाँ पर इस चैम्बर में आराम से भरा जा सकता था। और उसी तरह से इसमें यहाँ पर इसके रिफ्लेक्शन से, डिफ्लेक्शन से ये मालूम हो जाता था कि हाँ कौन सा लिक्विड इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, कौन सा नॉन कंडक्टर है। तो इस तरह से लिक्विड में भी सर्च हो गया। अब धीरे से ये हुआ कि गैस में भी, क्या गैसें भी इलेक्ट्रिक की कंडक्टर होती है, वहां पर गैस की बारी है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि गैस को यदि ये खुले चैम्बर में भरा जाए तो वो तो संभव नहीं था, गैस भरोगे उड़ जाएगी बाहर। तो यहाँ पर कैसे गैस में इलेक्ट्रिक का संचार कैसे होता है, क्या हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसको अब यहां पर चैम्बर में चूंकि प्रॉब्लम तो थी, इसलिए वहां पर अब सोचना चालू किया कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने अपनी एक कांच की नली लगभग 60 सेंटीमीटर, उस समय 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लेंथ वाली लंबी एक कांच की नली ली गई, जिसे हम आज भी क्रुक्स नली के नाम से जानते हैं। ये अभी बाद में इसको स्पार्क ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पर ये वैक्यूम पंप यहाँ पर के लिए एक रास्ता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक ये नेगेटिव था जिसे कैथोड कहा गया, एक प्लस था जिसे एनोड कहा गया, और यहां पर इस कांच की नली में, यद्यपि बाद में इसको किया गया था, पहले नहीं लेकिन लंबी हिस्ट्री है। यहां पर ये ZnS जिंक सल्फाइड का लेयर एक लगा दिया गया, जो कि प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। मतलब इससे फ्लोरेसेंस चमक उत्पन्न होती है। तो यहां पर ये लगा दिया गया, और यहां पर अब जो एयर थी उसको निकाल करके कोई निश्चित गैसें, बहुत सारी गैसों से, तो यहां पर ये गैस भरी गई। सबसे पहले यहां पर हाई वोल्टेज बैटरी, मान लीजिए ये है बैटरी। इस तरह से ये एक क्रुक्स ट्यूब है, क्रुक्स ट्यूब। ये 1879 हम पहले भी बता चुके हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की खोज का बिल्कुल भी नहीं था। कहेगा था केवल यहाँ पर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के कैरेक्टर्स थे, गुण थे, उसके बारे में ही यहाँ पर सर्च चल रहा था। तो थर्ड नंबर में जो गैसेस आई, गैस पहले सॉलिड, फिर लिक्विड में, फिर गैस। अब गैस
इस ट्यूब के अंदर भरी जा सकती थी बड़े आराम से। अब यहां पर इसमें विभवांतर उत्पन्न करने के लिए वोल्टेज लगाया गया V। सबसे पहले वोल्टेज 100, फिर इसमें भी कुछ नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर 200, 500, 1000 और इसके बाद हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया गया। पहले तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब यहां पर 10,000 वोल्ट विभवांतर लगाया गया तो ऐसा माना गया कि अब इतने में तो कुछ न कुछ होगा। यदि गैस से इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है, ये कंडक्टर है, तो इतना हाई वोल्टेज पर तो इलेक्ट्रिक फ्लो होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां पर। किंतु अब यहां पर चूषक पंप, वैक्यूम पंप से इसका आंतरिक प्रेशर, इंटरनल प्रेशर लो करना चालू कर दिए, और जैसे जैसे इसको लो किए, अंत में ये जो प्रेशर था, जब 1 mm, ध्यान रखें, Hg, जब 1 mm Hg के बराबर जैसे ही प्रेशर यहां पर हुआ, तो यहां से कैथोड तरफ से एक विशिष्ट किरणें, लेकिन अदृश्य, मतलब इलेक्ट्रिक संचार होने लगा। यहां पर इलेक्ट्रिक संचार, इलेक्ट्रिक फ्लोइंग होने लगी, ऐसा यहां पर एहसास हुआ। किंतु इसको और भी मिनिमम प्रेशर किया गया, लगभग 0.01 mm Hg। जब ये सेकंड राउंड में इतना मिनिमम प्रेशर जैसे किया गया, तो यहां पर देखते हैं कि यहां से जो ये चार्जेस थे, यहां से ये रेस के रूप में एक विशिष्ट कलर की, मतलब ब्लू ग्रीन, नीली हरी रेस फ्लो होने लगी, जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी, और यहां पर टकराकर जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड में टकराकर फ्लोरेसेंस, मतलब यहां पर प्रतिदीप उत्पन्न कर रही थी। प्रतिदीप मतलब एक विशिष्ट चमक उत्पन्न कर रही थी। अब इन किरणों के बारे में पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन इसको जब उस समय के महान वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, थॉमसन के पास ले जाया गया, वो रेडियोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने जब सर्च किया तो बहुत सारे गुणों के बारे में उन्होंने काफी समय तक सर्च किया। अंत में उन्होंने इन किरणों का नाम, चूंकि ये कैथोड से निकल रही थी, अतः इन किरणों का नाम कैथोड किरण रख दिया। इस तरह से कैथोड किरण की खोज हुई। अब यहां पर एक चीज हम आपको बता दें, थोड़ा सा कंफर्म कर दें, क्योंकि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको कंफर्म भी करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कंफर्म होते चलें। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको शायद मालूम हो या नहीं भी मालूम हो, तो आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों को आप लिख भी लें। जैसे यहां लिया हुआ वोल्ट, थोड़ा सा हम बताएंगे 2 मिनट। यहां पर वोल्ट, दूसरा होता है एम्पियर, और तीसरा होता है वॉट। वॉट, 3 चीजें।
एक होता है वोल्ट, दूसरा होता है एम्पियर, ठीक है ना, और तीसरा होता है वाट। ये क्या चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है। बड़े सरल शब्दों में आप इसको समझ लो, इलेक्ट्रिक की भाषा में तो बाद में समझ में आ ही जाएगा। देखो, वोल्ट एक इलेक्ट्रिक का वो पावर है जिसे जनरेटर, जो सबसे पहले माइकल फैराडे ने सन 1831 में इलेक्ट्रिक की खोज की थी, आपको मालूम होना चाहिए 1831 में माइकल फैराडे ने जनरेटर मतलब एसी करंट की खोज की, और उन्होंने ये बताया था कि ये वोल्ट क्या है। वोल्ट का मतलब होता है जैसे किसी चीज को धक्का देकर के आपके पास पहुंचा दिया जाए, वो वोल्ट है। दूसरा एम्पियर क्या है, आप कितना कैपेसिटी है उसको आप कितना धारण कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा कितनी भरी जा सकती है, कितना आपके पास कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटी का निर्धारण करती है, क्षमता। हमने जो फ्लो किया, जो आपको हमने थ्रो किया, हमने आपको भेजा, वो धारा जो हम पुश करते हैं, मतलब वोल्ट मतलब होता है पुश, धक्का देना, यानी इलेक्ट्रिक को फेंकना, वो होगा वोल्ट। कितनी आ रही है, कितनी धारा हम दे रहे हैं, वोल्ट हो गया। दूसरी चीज आता है एम्पियर, उसमें से हम कितना रख सकते हैं, कितना पावर हमारे पास है, तो वो एम्पियर हो गया। अब वाट, हम उस रखी हुई इलेक्ट्रिसिटी से कितना खर्च कर सकते हैं, वो हो गया हमारा वाट, कि हम कितना खपत कर ले, खा लिए शेष जो बची हुई है वो। तो यहां पर बड़े सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि वोल्ट, एम्पियर और वाट। तो यहां पर भी जो वोल्ट दिया हुआ है, मतलब हम धारा जो यहां से बैटरी से या किसी से भी अन्य एसी डीसी से जो हम यहाँ पर इस ट्यूब में दे रहे हैं, मतलब इसमें हम फोर्स से डाल रहे हैं, तो ये वोल्ट हुआ। अब इसके बाद कैथोड किरणों की खोज हो गई। कैथोड किरणों के अब हम आगे प्रॉपर्टीज या गुण बताएंगे। अब यहाँ पर कैथोड किरणों की प्रॉपर्टीज जो जे थॉमसन ने रिसर्च के पश्चात उनके प्रॉपर्टीज को खोजा था। यहाँ पर हम आपको इस बोर्ड में लिखा भी हुआ है, इसको आप नोट भी कर लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट गुण था, ये किरणें सीधी संरेखा में गमन करती हैं और इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब दिस रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में आगमन करती हैं। सेकंड था, दिस रेज एक्सर्ट मैकेनिकल इम्पैक्ट, मतलब ये यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात यदि इनके मार्ग पे कोई हल्की छेपड़ी पहिया पेडल व्हील लगा दी जाए तो उसके इफेक्ट से घूमने लगती हैं, जिससे सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि ये द्रव्यमान युक्त कणों, यानी जो मॉस युक्त पार्टिकल्स होता है उससे वो बनी हुई होती है। थर्ड नंबर में, इन किरणों के पथ में विद्युत क्षेत्र लगाने पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जाए जहां से जा रही है, तो ये प्लस यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, मूव हो जाती है। चौथा पॉइंट है, ये किरणें जो होती है स्पीडली, तीव्र गति से कैथोड से एनोड की ओर अभिगमन करती है। पांचवा पॉइंट है, यदि इन किरणों को किसी पतले पत्थर धातु की, किसी भी धातु की पतले फाइल, यानी बिल्कुल लाइट फाइल से, थिन फाइल से वो डाला जाए, थ्रो किया जाए, तो उसको पार कर जाती है और उनमें कुछ हीट उत्पन्न करती है। जैसे यदि उन्होंने एक सबसे पहले 0.004 mm मोटा एल्युमिनियम पत्थर का इस्तेमाल किया था, उसमें थ्रो किया गया तो वो उससे पार कर गई। अगला पॉइंट है, ये किरणें कांच की नली या उसकी दीवार पे प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं,
मतलब इसमें फ्लोरेसेंस होता है। यदि उसमें अन्य कोई ऐसा प्रतिदीप्त उत्पन्न करने वाला पदार्थ भी लगा हुआ हो तो वहाँ पर भी वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने आपको उसमें बताया था कि जिंक सल्फाइड का यदि उसमें लेप कर दिया जाए तो वहाँ से वो प्रतिदीप्त उत्पन्न होती है। अगला है, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं और जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उसको भी इफेक्टिव करते हैं। यदि इन किरणों को उच्च गलनांक वाली हाईली मेल्टिंग वाली कोई भी धातु जैसे टंगस्टन पर यदि इसको थ्रो किया जाए, स्पीड से फेंका जाए, थ्रो किया जाए, तो वहां पर एक अलग यानी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। इस तरह से जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रॉपर्टीज का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने उसकी ये प्रॉपर्टीज दिया था। इसके पश्चात इन निष्कर्षों के आधार पर जो ये प्रेक्षण के आधार पर जो रिजल्ट निकला, निष्कर्ष निकाला गया, तो ये हुआ कि वास्तव में ये जो रेस होती हैं ये अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती हैं। और सन 1884 में एस्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। सर्वप्रथम एस्टोनी ने, ध्यान रखना है, एस्टोनी नामक वैज्ञानिक ने ही इन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन रखा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।